नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल ग्राम। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना DSS यानी कि डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का चैप्टर 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। दोनों लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। इससे पहले मैंने रिवेट जॉइंट वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, उसमें थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया प्लस MCQ क्वेश्चन भी कर दिए हैं, तो वो वीडियो लेक्चर भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ये वाला चैप्टर हमारा छूट गया था, तो इसको भी हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है आपको, और वीडियो को पॉज करते हुए अपना स्कोर भी नीचे लिखना है कि आपने कितना स्कोर किया है। पहले क्वेश्चन को पॉज करना है, यानी कि क्वेश्चन देखना है, वीडियो को रोकना है, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर सोचना है, फिर वीडियो को चलाना और चेक करना है कि आपने क्या गलती की थी। आंसर सही है तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं। अगर नहीं है तो अपनी गलतियों को दूर करें वीडियो से देख के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ये कुछ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, ये भी आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी। ओके, तो पहले बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 1 स्टील स्ट्रक्चर एंड सेक्शन। तो इसके 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले, हर एक क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में होगा। देखिए 1 बाय 1 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द मेन एडवांटेज ऑफ अ स्टील मेंबर इज़ दैट। हम स्टील मेंबर यूज़ करते हैं, उसका मेन एडवांटेज क्या है। एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला क्या है, हैज़ हाई स्ट्रेंथ। हाँ, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, कंक्रीट से, क्योंकि कंक्रीट की जगह ही हम लोग स्टील यूज़ कर रहे हैं। जगह का मतलब है कि कंक्रीट के साथ यूज़ कर रहे हैं, तभी उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो वहीं FCK की बात करूँ तो वो 20 है, FY की बात करूँ तो मिनिमम 250 है। तो ये देखो अप्रॉक्स 10 से 11 टाइम्स का अंतर है, 10 से 11 गुना ज़्यादा ताकत है स्टील में अगर हम लोग कंक्रीट से कंपेयर करें, तो ये सही है। इट इज़ गैस एंड वाटर टाइट। हाँ, गैस और वाटर टाइट होता है, यानी कि गैस और वाटर प्रूफ होता है, इसका मतलब ये है, तो ये भी सही है। हैज़ लॉन्ग सर्विस लाइफ। लंबा जीवन काल होता है। हाँ, स्टील का जनरली लंबा जीवन काल होता है, लंबा जीवन काल होता है, बस उसका मेंटेनेंस करते रहना चाहिए बशर्ते। तो डी क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या, जो तीनों ऑप्शन है वो सही हैं। डी बोल रहा है कि तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हाँ तीनों ऑप्शन सही हैं। डी ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, द टाइप ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन मेनली यूज्ड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर इज। जो स्ट्रक्चरल मेंबर की तरह हम लोग रोल्ड स्टील सेक्शन यूज़ करते हैं, वो मेनली कौन कौन से यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल मेंबर है उसका नाम नहीं बताया गया है ना, नाम नहीं बोला है कि कौन सा स्ट्रक्चरल मेंबर। तो हम लोग एक को देखते हैं। रोल्ड स्टील आई सेक्शन यूज़ करते हैं हम लोग, करते हैं। रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन यूज़ करते हैं, हाँ करते हैं। रोल्ड स्टील T सेक्शन यूज़ करते हैं, हाँ करते हैं भाई, क्यों नहीं करते। पहले चैप्टर की थ्योरी में सारी चीज़ें। डी ऑल ऑफ दिस, तो हाँ ऑल ऑफ दिस तीनों यूज़ करते हैं, तो डी एक राइट आंसर है हमारे अकॉर्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। एज पर IS यानी इंडियन स्टैंडर्ड, रोल्ड स्टील आई सेक्शन आर क्लासिफाइड। जो आई सेक्शन है और चैनल सेक्शन है, बता रहा हूँ, दोनों ही 5 मेंबर में क्लासीफाई, यानी कि 5 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। जो L सेक्शन है अपना, जिसको एंगल सेक्शन बोलते हैं, वो 2 टाइप में होता है, इक्वल अनइक्वल, और एक तीसरा भी होता है बल्ब सेक्शन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे बनता है तो आप 2 लगा के आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना, है ना, 2 लगा के आएंगे। लेकिन यहाँ पे आई सेक्शन की बात करी गई है, तो कितना आंसर होना चाहिए, 5 सीरीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सीधा सीधी सीधी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ओके, 4th क्वेश्चन क्या कहता है, रोल्ड स्टील बीम्स आर डेजिग्नेटेड। जो हम लोग बीम यूज़ करते हैं, बीम का मतलब है आई सेक्शन से, बाय द सीरीज ऑफ टू विच बीम सेक्शन बिलोंग्स। यानी कि जो हम लोग डेजिग्नेट कैसे करते हैं बीम सेक्शन को, तो ऑप्शन ए बोलता है डेप्थ ऑफ द सेक्शन एंड वेट पर लेंथ ऑफ द बीम, पर मीटर लेंथ ऑफ द बीम, तो ये सही है ना। अगर मैं लिखूँगा 500 ISMB 300 न्यूटन पर मीटर, यानी कि ओवरऑल डेप्थ होगी इसकी, अगर, है ना, ओवरऑल इसकी जो डेप्थ होगी वो 500 होगी, 500 mm, और रनिंग वेट होगा जो UDL होगा वो 300 न्यूटन पर मीटर होगा, या फिर किलोग्राम पर मीटर भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए तो सही है भाई। बी को देखते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लैंज। डेप्थ ऑफ फ्लैंज नहीं होता, डेप्थ ऑफ सेक्शन होता, पूरे सेक्शन की डेप्थ होती है, तो ये गलत है। सी को देखते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, तो ये भी गलत है। डी को देखते हैं, डेप्थ ऑफ वेब, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन का स्टार्टिंग में स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा राइट आंसर है। और क्यों राइट आंसर है समझ में आना चाहिए। ओके,
ए क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द रोल्ड स्टील बीम्स, बीम का मतलब है आई सेक्शन से, सीधा समझिए बीम का मतलब आई सेक्शन से, आर मेनली यूज, तो बीम को हम लोग किस पर्पज से यूज़ करते हैं, इन बुल्ट अप सेक्शन ऑफ कॉलम, हाँ यूज़ करते हैं भाई, कॉलम 2-3 बीम्स को मिला के हम लोग एक बुल्ट अप कॉलम बना लेते हैं, तो ये भी बात सही है। बुल्ट अप कॉलम क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये हम लोग कंप्रेशन वाला चैप्टर है वहाँ पे करेंगे इस चीज़ को। टू रेजिस्ट बेंडिंग, हाँ बीम बेंडिंग रेजिस्ट करने के लिए होती है, सही है। टू रेजिस्ट एक्सियल फोर्स, हाँ एक्सियल फोर्स भी रेजिस्ट करती है बीम, क्योंकि कॉलम को यूज़ की तरह यूज़ करेंगे हम लोग, तो उसमें एक्सियल फोर्स भी आएंगे, एक्सियल में कंप्रेसिव हुआ और टेंसाइल दोनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन, यानी कि चैनल सेक्शन की बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड आर क्लासिफाइड इनटू 5 सीरीज, यानी कि 5 भागों में बांटा गया है। तो मैंने बताया आई सेक्शन और चैनल सेक्शन दोनों को 5 टाइप में बांटा गया है, तो स्टेटमेंट क्या है मेरा, सही है, यानी कि ए एक राइट आंसर है। स्टेटमेंट सही है तो राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट, तो ए एक राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ चैनल सेक्शन कंजिस्ट ऑफ, अगर चैनल सेक्शन की अगर मैं ऐसे बात करूँ, ऐसे चैनल सेक्शन होता है तो क्या क्या होता है, ये तो उसमें फ्लैंज होती है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन फ्लैंज, ये भी फ्लैंज होती है, ये मेरा वेब होता है, इसी को हम लोग रिब भी बोलते हैं, है ना। तो टू वेब्स तो गलत है, टू फ्लैंज है, ये सही है, 2 फ्लैंज होती है, सही बात है। टू वेब तो गलत है, एक ही वेब होता है भाई, 1 वेब एंड 2 फ्लैंज। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी और डी को देखूँ तो पूरी इन्फॉर्मेशन किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में पूरी इन्फॉर्मेशन है कि एक वेब होता है और 2 मेरी फ्लैंज होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरा, डी क्या हो गया मेरा राइट आंसर हो गया, है ना, डी क्या हो गया मेरा राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन आर क्लासिफाइड एज, जो रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन यूज़ करते हैं हम लोग, उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, कितनी सीरीज़ में, तो आईएस कोड के अकॉर्डिंग हम लोग 3 सीरीज़ में क्लासीफाई करते हैं, इक्वल एंड अनइक्वल। इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स, इसमें एक आता है इक्वल, एक आता है आपका अनइक्वल। तो एग्ज़ाम में आपको 2 ही लगा के आने होते, मेजरली 3 टाइप के, लेकिन आपको एग्ज़ाम में 2 ही लगा के आने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, है ना। ये आपका क्या होने वाला, राइट आंसर होने वाला है, सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन आर क्लासिफाइड एज इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंड अनइक्वल, हाँ ऐसे क्लासीफाई करते हैं हम लोग एल सेक्शन को, तो स्टेटमेंट में क्या है, सही है, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या कहता है ये, रोल्ड स्टील इक्वल एंड अनइक्वल सेक्शन आर डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड यानी कि रिप्रेजेंट करना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बीम को रिप्रेजेंट करते थे ना, उसी तरह एंगल की बात कर रहा है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ लेग्स, लेग तो होती है, थिकनेस भी होती है, ठीक है ये भी सही है। बी कह रहा है विड्थ ऑफ फ्लैंज, तो गलत है। सी बोल रहा है डेप्थ ऑफ सेक्शन, ये गलत है। डी बोल रहा है एनी ऑफ दिस, तो एनी ऑफ दिस नहीं हो सकता, एनी वन ऑफ दिस नहीं हो सकता भाई, क्योंकि जो एंगल सेक्शन होता है, अगर मैं लिखूँ 100/50/5, तो 100 ये हो गई मेरी और 50 ये हो गई, और 5-5 mm इन दोनों की थिकनेस हो गई। ओके, तो इसमें क्या है हमारा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, लेग लेंथ एंड थिकनेस ऑफ लेग्स, है ना। तो आंसर क्या हो गया अपना, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको सारे ऑप्शन चेक करने हैं। द रोल्ड स्टील फ्लैट्स यूज फॉर लेसिंग ऑफ एलिमेंट इन बुल्ट अप सेक्शन मेंबर, तो सही स्टेटमेंट है। रोल्ड स्टील ट्यूब्स आर एफिशिएंट, यानी कि एफिशिएंट स्ट्रक्चरल सेक्शन टू बी यूज एज अ कंप्रेशन, है ना, तो ये भी ये सही है। ट्यूब सेक्शन यानी कि होलो सेक्शन यूज़ करते हैं कंप्रेशन मेंबर में हम लोग ज़्यादातर। रोल्ड स्टील बार्स, जो बार्स होती है थ्रेडेड और लूप्ड एट द एंड आर यूज द टेंशन मेंबर, हाँ उसको टेंशन मेंबर के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका सबसे बढ़िया भाई, हमारा बोल्ट, उसमें थ्रेडेड पोर्शन होता है, उसमें टेंशन फोर्स भी आता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
रोल्ड स्टील फ्लैट्स, जो फ्लैट्स यूज़ करते हैं, डेजिग्नेटेड बाय 50 बाय ISF 8 मीन्स दैट फ्लैट इज। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट एंड इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ B/T होता है या L/B/T होता है। तो इसमें क्या विड्थ होती है, ये थिकनेस होती है, कितना थिक है, ये यहाँ पे लेंथ होती है, दोनों में डिफरेंस ये है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो 50 क्या होगा मेरा, 50 होगा मेरा विड्थ, 50 mm क्या मेरी विड्थ है, तो विड्थ किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, इसी ऑप्शन में विड्थ आ रहा है, और 8 mm थिक। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आंसर क्या हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, डिफरेंस करके पढ़ो, ISF और ISP में कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द ब्रिटलनेस ऑफ स्टील डैश विद इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन। मैं आपको फंडा बताता हूँ कि ब्रिटलनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डक्टिलिटी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन के। ये तीनों में आपस में रिलेशन समझ लो, यानी कि अगर कार्बन परसेंटेज इंक्रीज होगा तो मेरा ब्रिटलनेस इंक्रीज होगा और डक्टिलिटी मेरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि ब्रिटलनेस ऑफ स्टील इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, दो ऑप्शन दे रखे हैं, इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो भाई कार्बन का परसेंटेज अगर मेरा बढ़ेगा तो ब्रिटलनेस क्या होगी मेरी, बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डक्टिलिटी ऑफ स्टील इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन। मैंने अभी बताया कि ब्रिटलनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डक्टिलिटी के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन के। जब ये डक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है कि कार्बन कंटेंट वगैरह डिक्रीज होगा। तो स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा, गलत है, तो नो, रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीज विद इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन। भाई ब्रिटलनेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कार्बन कंटेंट है, और कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है ना। तो इसमें क्या ये स्टेटमेंट क्या कहता है मेरा, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द बेयरिंग स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड ऑन। बेयरिंग क्या होती है, बेयरिंग स्ट्रेस मेरी क्या एक टाइप की कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, पहले बता चुका हूँ। बेयरिंग स्ट्रेस मेरी एक टाइप की कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है जो मेरा एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे कंप्रेसिव फोर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आती है। ऑप्शन ए को देखते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सही है। बी को देखते हैं, नेट प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये इससे ज़्यादा सही है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। सी डी को देखते हैं, मीन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड नेट प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ, तो ये तो गलत है, मीन का मतलब नहीं है। नन ऑफ दिस हो नहीं सकता क्योंकि ए और बी में से एक होने वाला है। मान लीजिए अगर मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ये मेरा कॉलम है ना, ऐसे यूज़ कर रहा हूँ तो पूरा एरिया लूँगा। अगर मैं किसी चैन सेक्शन को, आई सेक्शन को यूज़ कर रहा हूँ एज अ कॉलम, है ना, आई सेक्शन को यूज़ कर रहा हूँ एज अ कॉलम, तो इसमें ये मेरा प्रोजेक्टेड एरिया मतलब जो एरिया मेरा कॉन्टैक्ट में एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे, तभी इसमें जो नेट प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो एक राइट आंसर है। इस केस में मैं पूरा एरिया लूँगा, इस केस में बस मैं वो वाला एरिया लूँगा जो कॉन्टैक्ट में आ रहा है मेरा नीचे बॉटम पे। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नेट प्रोजेक्टेड एरिया, है ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, द वर्किंग स्ट्रेस इज द स्ट्रेस विच मे बी डेवलप्ड इन द मेंबर। वर्किंग बोल लो, अलावेबल बोल लो, या फिर परमिसिबल बोल लो, तीनों स्ट्रेस का मतलब एक ही है। तीनों का पर्पज़ क्या होता है, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर वो डैमेज ना हो, उसमें फेल ना हो। तो ऑप्शन ए देखते हैं, कॉजिंग स्ट्रक्चरल डैमेज, तो ये तो हम लोग कभी चाहते नहीं भाई, कोई भी इंजीनियर डिज़ाइनर नहीं चाहेगा ये चीज़ें। कॉज रेजुअल स्ट्रेन, तो स्ट्रेन होगी यानी कि डैमेज होगा, तो ये भी नहीं चाहते हम लोग। विदाउट कॉजिंग स्ट्रक्चरल डैमेज टू इट, हाँ बिना भी जरा भी डैमेज हुए जो स्ट्रेस जनरेट हो सके उसको बोलते हैं हम लोग परमिसिबल वर्किंग या फिर आपका अलावेबल स्ट्रेस। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द नंबर बाय विच यील्ड स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल इज डिवाइडेड टू गिव। क्या देने के लिए यील्ड स्ट्रेस को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं। हम लोग जानते हैं
कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है हमारा यील्ड बोल लो, अल्टीमेट बोल लो, है ना, डिवाइड बाय वर्किंग, दोनों स्ट्रेस होती है। तो यील्ड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो मुझे वर्किंग स्ट्रेस मिलेगी। तो वर्किंग स्ट्रेस दिख रहा है कि हाँ, ऑप्शन नंबर डी वर्किंग स्ट्रेस। इसकी जगह अगर परमिसिबल बोल देता या फिर अलावेबल बोल देता तब भी वो राइट आंसर होते ऑप्शन में। ऐसा नहीं होगा कि तीनों आंसर दे रखे होंगे, नहीं, तीनों में से कोई एक दे रखा होगा। यहाँ वर्किंग दे रखा है तो वर्किंग एक राइट आंसर है। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चन का क्या कहता है। इफ़ द एक्चुअल स्ट्रेस इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर जो डेवलप हो रही है एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिज़ाइन लोड एक्सीड द वर्किंग स्ट्रेस, अगर वर्किंग स्ट्रेस से वो जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है उसमें उत्पन्न हो रही है वो ज़्यादा हो जाती है, तो मेंबर मेरा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, है ना। तो देन द मेंबर विल बी सेफ। तो भाई ऐसे केस में क्या मेंबर सेफ रहेगा मेरा? नहीं रहेगा बिल्कुल। जिसके लिए मैंने डिज़ाइन किया उससे ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट हो रही है तो मेरा मेंबर उस समय सेफ नहीं रहेगा। तो स्टेटमेंट तो बोल रहा है सेफ रहेगा, तो स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा? गलत हो गया। स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी होगा। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका बी होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल स्ट्रेस जो जनरेट हो रही है मेंबर में वो ज़्यादा है, एक्सीडिंग ज़्यादा है वर्किंग स्ट्रेस से, तो मेंबर सेफ नहीं हो सकता उस कंडीशन में। उस कंडीशन में मेंबर अनसेफ होगा। तो स्टेटमेंट मेरा क्या गलत है यहाँ पे, इसको सही कर लेना। तो इसका आंसर हो गया बी। तो अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिसाइड कीपिंग इन व्यू। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसकी एक रेंज होती है 2 से 3 तक, जनरली बात करें तो ये किसको ध्यान में रखते हुए हम लोग निकालते हैं। ऑप्शन ए बोलता है एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सही है। बी बोल रहा है एवरेज डिज़ाइन लोड, जितना डिज़ाइन लोड आ रहा है, वैल्यू ऑफ डिज़ाइन लोड की बात कर रहा है, तो ये भी सही है। सी बोल रहा है वैल्यू ऑफ इंटरनल फोर्सेस, हाँ, जो जितना फोर्स वो डेवलप कर रहा है, रजिस्ट कर पा रहा है, तो वो भी सही है। डी बोल रहा है ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों होते तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये तीनों फैक्टर इसमें आते हैं, हाँ, तीनों फैक्टर इसमें आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा? डी एक राइट आंसर है। डी क्या है मेरा? एक यहाँ पे राइट आंसर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो फर्स्ट चैप्टर है स्टील स्ट्रक्चर एंड इट्स सेक्शन के टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेक्चर आपको। अगर आपको कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बोल्ड चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने वाले होंगे ऑब्जेक्टिव पर्पस से, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह हम लोग अपना पूरा कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं, जो हमारा सब्जेक्ट करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर को। ओके, तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग लाइक करोगे उतना रेगुलर कंटेंट आप लोगों के लिए आएगा। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने नई चीज़ क्या सीखी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग आपके लिए बहुत अच्छा और कंटेंट लेके आएंगे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।